शादी फिक्स हो गई, एंगेजमेंट भी हो गई और शादी के एक दिन पहले लड़की भाग गई। काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनके पैसे मुझे लौटाने हैं। अपनी लाइफ का सबसे बड़ा स्कल्पचर बनाया, उन लोगों ने मुझे इंस्टीट्यूट से निकाल दिया। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ में हो तो शायद आपने ये वीडियो देखना चाहिए, बिकॉज़ मैं आज आपके सामने ये वीडियो इन्हीं सारी सिचुएशंस को फेस करने के बाद बना रहा हूँ। दोस्तों, मैं नहीं जानता मैं आपको ये कैसे बताऊँ, लेकिन लाइफ में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस स्टेज पे कभी आऊँगा और मेरी लाइफ मुझे ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देगी। आज दोस्तों मेरे पास कोई जॉब नहीं है और मेरा बैंक बैलेंस, मैं अगर ज़ीरो भी कहता तो शायद वो अच्छी बात होती, लेकिन वो ज़ीरो भी नहीं है, वो नेगेटिव में है। मैं मुंबई कंप्लीटली छोड़ के यहाँ सतारा आ गया हूँ और मैं जहाँ पे मुंबई में रहता था उस फ्लैट का कुछ 80,000 से ज़्यादा रेंट मुझे देना है, जो मैं नहीं दे पाया। और काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनके पैसे मुझे लौटाने हैं। उसी के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं चल रही। दोस्तों, मैं बचपन से मैं मुंबई में रहा हूँ और मैंने वहाँ पे बहुत सारे सपने देखे थे कि, लेकिन वो सारे सपने मैं इनकम्प्लीट छोड़ के यहाँ सतारा आया हूँ। इतने साल में उन सपनों के पीछे दौड़ा, बहुत बहुत ज़्यादा दौड़ा, लेकिन सिचुएशन और कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, जिनकी वजह से मुझे मुंबई को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। दोस्तों, जो पैसे मुझे लौटाने हैं वो कुछ 1.5-2 लाख तक पहुंच गए हैं। और दोस्तों, ये जो फेज़ है मेरी लाइफ का, ये मेरी लाइफ का शायद सबसे लोवेस्ट, सबसे नीचे वाला फेज़ है। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर चुका हूँ पहले, बट देन मेरे ख्याल से ये मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जहाँ पे मुझे मुंबई छोड़नी पड़ी। दोस्तों, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये मेरी लाइफ का ग्राफ है। यहाँ पे जितने सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, ये मेरी लाइफ की स्टोरी है, अलग अलग फेज़ की एक स्टोरी है। ये मेरे कॉलेज के बाद की लाइफ वाला ग्राफ है। जब मैंने शुरुआत की, मैं एनिमेशन इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया, जो शायद मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था। मैं चाहता था कि मैं बाहर आऊँ उस कैंपस से जहाँ मैं रहता था और एक्सप्लोर करूँ दुनिया को। लेकिन दोस्तों, उसके बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि सारे लोग अच्छे नहीं होते हैं। मैं जब वहाँ पे पढ़ता था तब मैंने अपने टीचर्स से कुछ ऐसी चीज़ें फेस की जो मैं नहीं सोच सकता था कि कोई टीचर अपने स्टूडेंट के लिए ऐसा सोच सकता है, कर सकता है। उसके बाद दोस्तों, एक लाइफ में एक फेज़ आया जब इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर मैं उसी इंस्टीट्यूट में फैकल्टी बना। और दोस्तों, मुझे फैकल्टी बनने के बाद बहुत ही फेमस लोगों को पढ़ाने का मौका मिला, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी। और दोस्तों, इसी फेज़ में मैं वहाँ पे 3D मॉडलिंग में वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट भी बना। उसके बाद उसी इंस्टीट्यूट ने मुझ पर कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए जिसकी वजह से मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ा। लेकिन दोस्तों, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से उन लोगों ने मुझे इंस्टीट्यूट से निकाल दिया। दोस्तों, ये जो सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारे पॉइंट्स मेरी लाइफ की एक स्टोरी है, जो आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ
शेयर करूँगा। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा स्कल्पचर बनाया। उससे पहले मैंने कभी स्कल्पटिंग की नहीं थी, लेकिन मुझे कुछ कुछ यूनिक, कुछ बड़ा करना था, इसलिए मैंने वो स्कल्पचर बनाया, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर पहुंच गया था। वो जो 3D आर्ट, 3D एनिमेशन वाली चीज़ें मैं कर रहा था, पता नहीं कुछ अंदर से फीलिंग आई कि शायद मैंने वो करियर ना चूज़ करके कुछ यूनिक करना चाहिए, और उस यूनिक चीज़ में मैंने अपने आप को बेस्ट बनाना चाहिए। इसलिए मैंने सैंड आर्ट चूज़ किया। और मैंने सबसे पहले जब जहाँ पे सैंड आर्ट के लिए अप्रोच किया, उन लोगों ने मुझे डिनाई कर दिया, मुझे वहाँ पे एज अ पार्टिसिपेंट लेने से मना कर दिया। इसके बावजूद मैं फिर से मैं गोवा गया। मुझे गोवा में डिनाई किया गया था। मैं फिर गोवा गया। मैं वहाँ पे 1 हफ्ते से ज़्यादा रुका, और मैंने अपना सबसे पहला सैंड कासल बनाया वहीं पर। तो दोस्तों, इतना तो मुझे पता चल गया था कि जो सैंड कासल मैंने बनाया, वो बनाने के लिए लोगों को 10 साल 15 साल लग गए हैं, और तब जाके उन्होंने उस क्वालिटी का सैंड कासल बनाया था जो मैं कुछ दिनों में मैंने बनाया था। और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सैंड आर्ट को अपना करियर बनाऊंगा। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे ऐसे लोग थे उसी यू नो फेज से, जिन्होंने मुझे सैंड आर्टिस्ट बनने से रोका, जो नहीं चाहते थे कि मैं सैंड आर्ट करियर कंटिन्यू करूं। और उन्होंने पूरा ज़ोर लगाया, जिसकी वजह से अगेन काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की। वो सारी प्रॉब्लम्स को भी मैंने पीछे छोड़ा, और इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल कोणार्क में मुझे सेलेक्ट किया गया, जो उस वक्त मेरे लिए मेरी लाइफ का एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था। लाइफ में ऐसे लगा सब कुछ ठीक चल रहा है, और इसीलिए शायद मम्मी पापा ने मेरी शादी फिक्स कर दी। मुझे भी लगा कि ठीक है, लाइफ में सब ठीक है, तो अब शादी करने का शायद टाइम आ गया है। लेकिन एंगेजमेंट भी मेरी हो गई थी, शादी फिक्स हो गई, एंगेजमेंट भी हो गई, और शादी के एक दिन पहले लड़की भाग गई उसके बॉयफ्रेंड के साथ। तो अगेन शायद मेरे लिए वो इतना बुरा फेस तो नहीं था, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ का थोड़ा बहुत पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बदन मेरे पेरेंट्स के लिए और बाकी सब जो मेरे क्लोज थे उनके लिए ये बहुत ही बुरा फेज़ था। और उस फेज़ के बाद अगेन सारी चीज़ें बहुत ही नीचे ड्रॉप हो गई। फिर मैंने शादी का ख्याल अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दिया, और मैंने सोचा कि अब मैं पूरी तरह अपने काम में फोकस करूँगा। और इसके बाद मैं मुंबई चला आया। लेकिन मुंबई आने के बाद काम करने के दौरान ऐसे लोग मिले जो मैंने सीरियसली कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग इतने ज़्यादा बुरे भी हो सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ काम में भी जब चीज़ें बुरी होने लगी मेरे साथ, तब अल्टीमेटली मैं डिप्रेशन में चला गया। और शायद मैं डिप्रेशन में इसलिए भी चला गया बिकॉज मैं अकेला था, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं थे। मैं मुंबई में अकेला रह रहा था, और मेरे पास मेरी चीज़ें, मेरी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए कोई नहीं रहा। और दोस्तों, मैं अपनी प्रॉब्लम्स कभी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई के साथ कभी नहीं शेयर करता, बिकॉज मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी प्रॉब्लम्स की वजह से उनको कोई प्रॉब्लम हो या फिर टेंशन हो। तो मैंने जो भी ये इन सारी चीज़ें आपको बताई, इनमें से बहुत ही कम चीज़ें मैंने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर की थी। अब तक तो उनको ये भी नहीं पता कि मुझे उस इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया है।
उनको बस हमेशा यही लगता है कि मैंने 3D एनिमेशन का कोर्स किया है और मैं कोई जॉब कर लूँगा 3D आर्ट की। मैं काफ़ी करीब 1 डेढ़ साल मैं डिप्रेशन में रहा। उस 1 डेढ़ साल में आई थिंक मैंने हार्डली कोई काम किया होगा, और जो भी काम मुझे आते थे मैं उनको मना कर देता था। और दोस्तों, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब करूँगा, बिकॉज़ यूट्यूब मुझे काफ़ी सालों से करना था। और मैंने सोचा चलो सैंड आर्ट करते हैं और अपना एक यूट्यूब चैनल ग्रो करता है। तो मैंने एक सैंड आर्ट बनाया जो जो उसके पहले ही दिन वायरल चला गया, जो कि मेरे लिए यू नो एक एक होप था कि मैं उस डिप्रेशन से बाहर आ सकूं। लेकिन उसी दिन किसी फेसबुक के पेज ने उसे चोरी करके अपने नाम से सब जगह अपलोड कर दिया। मेरे लिए तब ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट करना, ये सारी चीज़ें समझना बहुत मुश्किल था, बिकॉज़ शायद सारी बुरी चीज़ें एक साथ हो रही थी। और जब वो वीडियो उन लोगों ने चोरी करके अपने नाम से अपलोड किया, तब अगेन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने अपना यूट्यूब चैनल उसी वक्त वहीं पे बंद कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से मैं अगेन काफ़ी वक्त तक आइसोलेटेड रहा, किसी से कभी मिला नहीं। और दोस्तों, ऐसे लग रहा था कि प्रॉब्लम्स अभी रुकने नहीं वाली, और शायद मुंबई में और ज़्यादा मैं रहता तो शायद और प्रॉब्लम्स मेरी बढ़ जाती। और इसी के साथ साथ इस डिप्रेशन, एक्सीडेंट, इन सारी चीज़ों के साथ साथ मैं अपना रेंट भी नहीं भर पाया था, जो मैंने आपको इनिशियली बताया। काफ़ी लोगों से, काफ़ी दोस्तों से मैंने पैसे लिए थे कुछ नया स्टार्ट करने के लिए एक्चुअली, और वो भी मैं लौटा नहीं पाया था। और इन सारी सिचुएशन में मुझे बस एक ही रास्ता नज़र आ रहा था, मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना था, मम्मी पापा के पास जाना था, बिकॉज़ और कोई सिचुएशन या फिर और कोई रास्ता मेरे पास बचा ही नहीं। और इसीलिए मैं अब फाइनली अपने मम्मी पापा के पास आया हूँ, और मैं अपनी लाइफ को यहाँ से एक नया स्टार्ट देने की कोशिश करने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पे आके अपनी आंटी से थोड़ी मदद मांगी है। तो पैसों की मदद नहीं मांगी है, वो तो मैं फिगर आउट कर लूँगा फॉर श्योर। मैंने उनसे थोड़ी जगह मांगी है अपना नया काम स्टार्ट करने के लिए। आई होप आंटी कुछ जगह दे देंगी, बिकॉज़ उनका काफ़ी बड़ा घर है, और थोड़ी बहुत जगह अगर वो मुझे दे दे तो फिर मैं कुछ नया स्टार्ट कर सकता हूँ। लेट्स सी, देखते हैं। शायद मैं अगले वीडियो में आपको बताऊं कि मुझे जगह मिली है या फिर मैं क्या करने वाला हूँ। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ का अगला चैप्टर क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में हैप्पी एंडिंग होने वाली है या फिर सैड। लेकिन मुझे एक बात पता है कि मैंने एक बात हमेशा फॉलो की है, और वो है इम्पॉसिबल इज़ नथिंग। मेरी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आई, जब भी मेरे लाइफ का ग्राफ नीचे चला गया, तब मैंने बस एक चीज़ फॉलो की। मैंने हमेशा अपने आप को यही बोला कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, और मैंने एक कोशिश तो करनी चाहिए अपनी लाइफ को फिर से बनाने की। और इससे पहले भी ऐसी सिचुएशंस आई जिनके बाद मैंने अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पे लाया। अभी अभी वाली सिचुएशन बहुत डिफरेंट तो है, और शायद सबसे बुरी सिचुएशन है, लेकिन शायद
मैं अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पर लेके आ पाऊँगा और शायद मैं अपना जो ये ग्राफ है उसको फिर से ऊपर ले जा पाऊँगा, या शायद नहीं भी, शायद ये ग्राफ और नीचे गिरने वाला है। लेकिन जो भी है, मैं आपको इन वीडियोस के थ्रू बताऊंगा, दिखाऊंगा कि ये ग्राफ आगे ऊपर जाने वाला है या नीचे गिरने वाला है। और दोस्तों मुझे भी देखना है कि ये जो मेरा बिलीफ है इम्पॉसिबल इज़ नथिंग वाला, क्या ये बिलीफ मेरी इस सिचुएशन में काम आता है। और शायद ये उस इम्पॉसिबल इज़ नथिंग बिलीफ को टेस्ट करेगा ये मेरा फेज़। मुझे बस आखिर में इतना कहना है कि हमारी ज़िंदगी बदलने कोई और नहीं आने वाला है। जो इंसान हमारी ज़िंदगी सच में बदल सकता है वो इंसान हमें रोज़ सुबह आईने में दिखता है। कल सुबह उठ के मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होने नहीं वाली है, मेरी सारी प्रॉब्लम्स वैसी होने वाली है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है जो अलग होगी, और वो है कि मैं दोबारा से कोशिश करूँगा, मैं दोबारा से अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ से गुज़र रहे हो तो आप भी अपनी लाइफ को एक नया स्टार्ट दीजिए। तो कभी कभी दोस्तों आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए वो एक और कोशिश काफ़ी होती है। बारिश भी स्टार्ट हो गई, तो दोस्तों चलिए मैं आपसे मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, और कोशिश करते हैं अपने इस ग्राफ को ऊपर लेके जाने की। मेरी ये जो कोशिश है आप उसको सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस YouTube चैनल को, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो अपनी लाइफ में एक और स्टार्ट करना चाहते हैं, एक रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।